नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान फॉरएवर में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितु और आज हम पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको इसका रिटर्न में नोट्स चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप गूगल पर gyanforever.com भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको इसका रिटर्न नोट्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसकी परिभाषाएं, तत्व, कार्य और विशेषताएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। फ्रेंड्स, राजनीतिक व्यवस्था की धारणा को सबसे पहले अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में प्रस्तुत किया। परंपरावादी दृष्टिकोण में राज्य और सरकार को राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय माना जाता था, परंतु आज आधुनिक समय में राज्य, सरकार और विधानपालिका आदि शब्दों के स्थान पर पॉलिटिकल सिस्टम अथवा राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? राजनीतिक व्यवस्था की धारणा को समकालीन राजनीतिक विज्ञान की सबसे लोकप्रिय नई धारणा कहा जाता है। इस धारणा ने समाज में होने वाली सभी राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन को संभव कर दिया है। राजनीतिक और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था ने बहुत सहायता की है। राजनीतिक व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीतिक प्लस व्यवस्था। राजनीतिक समस्त राजनीतिक क्रियाओं का नाम है। राजनीतिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाएं आती हैं जिनमें कम या अधिक मात्रा में शक्ति, प्रभाव, सत्ता की उपस्थिति होती है। और व्यवस्था शब्द में क्रियाओं का समूह है। एक व्यवस्था संगठित होती है और उसके अंगों में संबंध होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति से अभिप्राय सरकार और व्यवस्था से अभिप्राय सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस, जिनसे जनता प्रभावित होती है और जो जनता के लिए ही बनाई जाती है और जिससे कि देश चलता है। तो जब भी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं कि हमारे देश का सिस्टम सही नहीं है, इसलिए हमें ये वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और अगर कहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जनता खुश है तो हम कहते हैं कि उस देश में व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए वहाँ की जनता को कोई परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषाएं। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में अंत क्रियाओं की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मूल्यों की बंधनकारी और सत्ता संपन्न व्यवस्था की जाती है और लागू की जाती है। इसी प्रकार रॉबर्ट डहल राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का एक ऐसा स्थिर नमूना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति, शासन व सत्ता शामिल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 परिभाषाएं डिस्कस की है। अगर आपको परिभाषाएं डिटेल में पढ़नी है तो आप वेबसाइट पर पूरा आर्टिकल पढ़ें। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इसमें हमने सिर्फ 2 परिभाषाएं डिस्कस की हैं। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं और तत्व। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं अथवा फंक्शंस में निम्नलिखित पॉइंट आते हैं, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्णता, मानवीय संबंध, सीमाओं का अस्तित्व, पारस्परिक निर्भरता, वैधता की प्राप्ति, संघर्षों का समाधान, विचारधारा का विकास, अनिवार्य परिवर्तन, अनुकूलता और राजनीतिक संरचनाओं की सर्वव्यापकता आदि राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं का पहला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्णता। इसका अर्थ है कि राजनीतिक प्रणाली में वे सारी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं जो कि शारीरिक दंड देने की शक्ति को किसी भी रूप में प्रभावित करती है। इसमें राजनीतिक दल, हित समूह, जाति और धार्मिक समूह शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्था परिपूर्ण होती है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है मानवीय संबंध।
इसमें राज्य के लिए जनसंख्या जरूरी तत्व होता है। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था बिना जनसंख्या अर्थात मानवीय संबंधों के बिना नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें सभी प्रकार के मानवीय संबंधों को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें केवल उन्हीं मानवीय संबंधों को शामिल किया जा सकता है जो कि किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट है सीमाओं का अस्तित्व। यह व्यवस्था एक स्थान से आरंभ होती है और दूसरे स्थान पर समाप्त होती है। इसकी सीमाओं में समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। युद्ध और आपातकालीन समय में राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को सेना में भर्ती के लिए कहा जाता है। इसी तरह चुनाव के दौरान राजनीतिक व्यवस्था की सीमाओं में विस्तार होता है। इसका चौथा पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता। इसमें सभी अंतःक्रियाएं और सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे यदि किसी राजनीतिक दल के ढांचे में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव दूसरे दलों के ढांचे पर भी पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है वैधता की प्राप्ति। इसमें राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान होती है। वैधता प्राप्त करने से शक्ति सत्ता का रूप धारण कर लेता है। अगला पॉइंट है इसका समाधान। राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों और हितों वाले व्यक्ति होते हैं। इन समूहों में होने वाले संघर्षों के समाधान पंच निर्णय, आपसी वार्ता या फिर आंदोलन से किया जाता है। सातवां पॉइंट है विचारधारा का विकास। विचारधारा सिद्धांतों व विचारों का समूह होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, जैसे कि उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद और लोकतंत्रवाद। अगला पॉइंट है अनिवार्य परिवर्तन। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन से निरंतरता बनी रहती है। नौवां पॉइंट है अनुकूलता। राजनीतिक व्यवस्था में अनुकूलता का गुण होता है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में समय और परिस्थिति के अनुसार ढल जाने की योग्यता होती है। 10वां पॉइंट है राजनीतिक संरचनाओं की सर्वव्यापकता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचनाएं होती है और इन्हीं के द्वारा राजनीतिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो अब जान लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। राजनीतिक व्यवस्था के कौन कौन से कार्य होते हैं, आइए जानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की व्याख्या मुख्य रूप से डेविड ईस्टन व आमंड द्वारा की गई है। कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निवेश कार्य और दूसरा है निकास कार्य। निवेश कार्य में निम्नलिखित पॉइंट्स आते हैं। निवेश कार्य का पहला पॉइंट है राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती। दूसरा हित स्पष्टीकरण। तीसरा पॉइंट है संस्थागत हित समूह। चौथा पॉइंट संघात्मक हित समूह। 5वां पॉइंट असंघात्मक हित समूह। 6वां पॉइंट है अनियमित हित समूह। 7वां पॉइंट है हित समूहीकरण। 8वां पॉइंट है राजनीतिक संचार। अगला है निकास कार्य। निकास कार्य के 3 पॉइंट हैं। नियम निर्माण का कार्य, नियम लागू करने का कार्य और नियमों के निपटारे का कार्य। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको और भी चैप्टर्स के टॉपिक क्लियर करने हैं तो आप वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमने इस वेबसाइट पर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।